संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने नीट का मामला उठाया। विपक्ष ने इस मामले को लेकर हंगामा किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन पेपर लीक के पक्के सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक गंभीर मुद्दा है जिसमें गड़बड़ी हुई है, इसके दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई, लेकिन पेपर लीक की बात से इनकार वो करते हैं। वहीं एक तरफ विपक्ष है जो इसे गंभीर मसला बता रहा है। वैसे गंभीर मसला जरूर है ये। सुमित, देखिए, जो दलील धर्मेंद्र प्रधान दे रहे थे आज सदन में, वही दलील सुप्रीम कोर्ट में लगातार एनटीए और सरकार अपना पक्ष रख रही है कि पेपर लीक जो है वो एक सीमित दायरे में हुआ है, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि देखिए पेपर लीक की जो बात कही जा रही है और ये मंजूर भी कर रहे हैं वो सीमित क्षेत्र में कर रहे हैं, बल्कि उससे नहीं बल्कि पूरे देश भर में फैला है। और आज भी जब कोर्ट में यह दलील चल रही है तत्काल में, तो उसमें भी यह बात पेश की गई है कि देखिए पेपर लीक मसला जो है वो 4 तारीख से पहले का ही हो चुका है। इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है, गिरफ्तारी की है और इसमें बयान भी दर्ज है। बिहार पुलिस के एफआईआर के भी जो है इसमें जिक्र किया गया है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने भी कहा है कि इसको हमारे सामने पेश किया जाए। जब ये मामला कोर्ट में इस स्तर पे पहुंचा है तो लाजमी तौर पे लोकसभा में जब यह बात उठी तो इस पे हंगामा होना तय था। और इसी बीच में जब राहुल गांधी बोलने आए तो अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे कि राहुल गांधी की एक अब शैली जो है बड़ी ही कहा जाए तो एक धारदार हो गई है, वो बेलाग बोल रहे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने यह बात कही कि यह जिसके पास पैसा हो सकता है वह भारत की शिक्षा प्रणाली को खरीद सकता है, वह उसके नाम कर सकता है, जिसके बाद और ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह कहा गया कि जिस शिक्षा नीति की बात की जा रही है, जो एग्जाम को बनाने की बात की जा रही है, उसका जो फॉर्मुलेशन था 2010 में हुआ था। यानी कि उनका कहना था कि गलती कहीं और थी और अभी आकर के ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मसला विपक्ष की तरफ से यह खड़ा किया जा रहा है कि वर्तमान में तो आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, आप इसको किस तरह से लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात का देखिए अमृत लोकसभा चुनाव खत्म हुए। लोकसभा में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली, हम कह सकते हैं अच्छी सीटें यहां पर मिली हैं और उसके बाद से ही नीट का मामला ये सामने आ गया। तो एक तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष जो काफी आक्रामक था वो तो नजर आया, इस मुद्दे को लेकर और भी ज्यादा हंगामेदार सत्र होने के आसार नजर आए थे, जैसा कि हमने कहा था। और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब बिल्कुल, देखिए, इस जो पेपर लीक का मसला है सिर्फ नीट यूजी तक सीमित नहीं है। नेट परीक्षा में भी जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें भी जो है पेपर लीक की बात सामने आई और इसके बाद जो है प्रकरण और बड़ा होता गया। उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना, जो कि चुनाव में भी एक मुद्दा था। अब इसको लेकर के विपक्ष लामबंद अखिलेश यादव ने जब अपना जब सवाल शुरू किया प्रश्नकाल के दौरान, तो इसी बात से किया कि अगर कुछ ना हो लेकिन यह सरकार पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाएगी। यानी कि वो अपनी जो पिच है उत्तर प्रदेश की, वहां से इस बात को रख रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात गंभीरता को समझती है। यही वजह है कि जब सत्र शुरू हुआ तो तुरंत इस पे जो प्रश्नकाल पे जो है इस पे बातचीत जो है शुरू हो गई। यानी कि यह भी दिखाता है कि सरकार इस पक्ष को लेकर कितना गंभीर है। ओम बिरला ने जब इस बात में जब हंगामा हो रहा था तो उन्होंने एक बात कही जिस पे गौर करने वाली बात है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आप लगाते रहिए, सोल्यूशन क्या है। अगर विपक्ष के पास इस पेपर लीक के जो जंगल खड़ा हो गया है इसमें कोई सलूशन है कि इसका सफाया कैसे हो, कैसे ठीक किया जाए जिससे छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो जाए, सही हो जाए, उसके ऊपर सुझाव दे, न कि अब कोई जो है लानत मलानत वाली बात हो। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक को लेकर सदन में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सत्र में सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और
देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की। सदन शुरू होते ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सत्र के दौरान विपक्ष कई मामलों में सरकार को घेरेगा, ऐसे आसार हैं, ऐसी संभावना है। विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। मॉनसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित दी गई। लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी है। सरकार को घेरने की तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। 22 से 26 जुलाई तक चलेगा मॉनसून सत्र। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं मॉनसून सत्र के पहले ही, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सत्र काफी हंगामेदार होगा। कई ऐसे मसले होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। जी देखिए, दिवंगत विधायकों को, पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद जब सत्र शुरू हुआ, प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो पहला प्रश्न जो था जनकराम वर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका था। उन्होंने जो पट्टा आवंटन को लेकर सवाल किया था उस पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अगर दस्तावेज हैं तो उपलब्ध कराएं। हालांकि इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, इन लोगों ने भी कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पहले दिन ही विपक्ष जो है अपने सवालों को लेकर आक्रामक है। दूसरा सवाल जो था सत्ता पक्ष के विधायक मोतीलाल साहू का था। मोतीलाल साहू स्कूलों में टीचर उपलब्ध होने और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल किया था। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सरप्लस टीचर हैं वहां एडजस्ट किया जाएगा। अलग अलग स्कूल जहां टीचर नहीं है वहां पर टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर पहला जो प्रश्नकाल अभी समाप्त हुआ है, इसके आगे जो है अन्य विषयों पर चर्चा शुरू हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल के दौरान कई प्रश्न यहां पर लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, रायपुर कांग्रेस की। तो कांग्रेस संगठन में जल्द बदलाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ ही जल्द ही एक बैठक होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी के साथ संगठन बदलाव को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। 24 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। कांग्रेस के विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के, कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25,000 लोग शामिल होंगे और इसी दौरान संगठन के बड़े नेताओं की बैठक भी लेंगे सचिन पायलट। पूरे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस संगठन में बदलाव हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी खोबन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोबन, विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद
बदलाव की गुंजाइश है, जरूरत भी है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, बदलाव की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को हुई थी और यही कारण है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोकसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय नज़र नहीं आए थे और यही कारण है कि अब उनको बदला जाएगा। दूसरी ओर 24 जुलाई को कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है। 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता राजधानी रायपुर आएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। इसमें तमाम कांग्रेस के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, संगठन से जुड़े पदाधिकारी, बूथ के जो कार्यकर्ता है वो भी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा प्रदर्शन नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए ताकि आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा मिले। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शन के माध्यम से चार्ज करना चाहती है ताकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी को फ़ायदा मिले और यही कारण है कि 24 जुलाई को पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं। एक तरीके से जब प्रदेश प्रभारी 24 तारीख को यहाँ आएंगे सुमित, तो एक प्रदर्शन में भी शामिल होंगे, दूसरा चर्चा भी करेंगे कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति क्या है, किन किन जगहों पर बदलाव करना चाहिए, क्या क्या संगठन में कौन कौन ऐसे पदाधिकारी या कौन कौन से ऐसे पद हैं, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के पदाधिकारी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उन पदों को भरा जाएगा। जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको भी हटाया जाएगा और दूसरी तरफ देखने वाली बात होगी कि जो बदलाव की बात कही जा रही है वो किस स्तर पर बदलाव कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। बहुत धन्यवाद होमन जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ है बात होगी नीति आयोग की रिपोर्ट की। जी हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पेश हुई है। शहरी विकास और साफ सफाई, साफ पानी देने के मामले में मध्य प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन है। शिक्षा और लैंगिक समानता में औसत है। आर्थिक विकास और गरीबी हटाने वाली योजनाओं में भी एमपी का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। 2020-21 में 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में था मध्य प्रदेश और अब 2023-24 की बात करें तो 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। जी हाँ, 2020-21 में 62 अंक थे, 2023-24 में 67 अंक हैं। प्रदेश में 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से निकाला गया है। भुखमरी हटाने के उपाय हुए। महिला पुरुषों में समानता लाने में अभी भी मध्य प्रदेश पीछे है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए कई पहलुओं पर अव्वल है मध्य प्रदेश, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन महिला पुरुषों की समानता के मामले में अभी भी काम करना बाकी है प्रदेश में। वाकई नीति आयोग की जो रपट है उससे एक तस्वीर साफ होती है कि थोड़ा है और बहुत कुछ की ज़रूरत है। ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकारें जो है ईमानदारी से काम कर रही हैं, इसलिए तस्वीर बेहतर हुई है। 5 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमको लैंगिक समानता को लेकर बहुत काम करना है, भुखमरी को लेकर बहुत काम करना है, साथ साथ में स्वास्थ्य में काम करना है। हम साफ पानी दे पा रहे हैं, ये संतोषजनक है, लेकिन अभी हमको इन तमाम बिंदुओं पर काम करना है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। देखिए, 5 अंकों का सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इसको बहुत संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हम रनर अप क्यों रहे, हम बेस्ट क्यों ना रहे, हम अच्छे परफॉर्मर क्यों ना बने, ये हमारी और हमारे राज्य की कोशिश होनी चाहिए। निश्चित तौर पर, और गरीबी हटाओ का यहाँ पर नारा बीजेपी पार्टी देती आई है, वो कुछ नज़र भी आता है। हम लगातार देख रहे हैं गरीबी से कई सारे लोग यहाँ पर बाहर आए हैं और इस बार भी हमने देखा है 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा है एमपी। देखिए, ये अच्छी बात है कि गरीबी हटाओ का जो नारा बुलंद किया गया था उस दिशा में सरकारें काम भी कर रही हैं और साथ साथ में गरीबी का उन्मूलन भी हो रहा है। ये अच्छी बात है। गरीबी हटेगी तो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगी, भुखमरी की स्थिति से भी बाहर आएंगे। तो सरकार काम कर रही है और थोड़ा सा अगर इस पर प्लान मैनर में काम किया जाए तो तस्वीर बिल्कुल मध्य प्रदेश के फेवर की हो जाएगी और हमारे प्रयास दिखाई देने लगेंगे। निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है, लेकिन काम और बेहतर तरीके से भी हो सकता है।
बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, मुरैना की खबर है जहां पर जमीनी विवाद का मामला सामने आ गया, जहां 2.5 बीघा जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठियां चल गईं और फिर गोलियां भी चलने लगीं। इस बीच गोली लगने से एक बुजुर्ग घायल भी हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक है, जिला अस्पताल में एडमिट हैं, ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी ये पता चला है कि थाना नूराबाद अंतर्गत एक बैंडा गांव है, बैंडा बरेंडा, उसमें जो है कुछ जमीन के विवाद को लेकर गोलीबारी की सूचना है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अभी थाने नहीं पहुंचा है। अभी जैसे कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। अब बात करेंगे लुटेरी दुल्हन गैंग की। खरगोन पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश कर दिया। ये गैंग इतनी शातिर है, ये गैंग इतने शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देता है कि पुलिस भी हैरान। इस गैंग में पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया। 5 से 6 सदस्यों वाले इस गैंग में सभी के पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती थी। इस गैंग में आरोपी पति ही भाई बनकर अपनी पत्नी की शादी की पूरी व्यवस्था करवाता था और शादी के नाम पर दूल्हे वालों से पैसे ठगता था। बाद में दुल्हन किसी बहाने से फिर घर लौट आती थी और इससे मामले में पुलिस ने पति और समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश पुलिस कर रही है। उधर जशपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक आकस्मिक बैठक आयोजित कर उनकी लंबित मांगों पर चर्चा कर आगामी रणनीति तय की और बैठक में फैसला लिया है कि यदि उनकी मांगें जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में अपनी मांगों को पुरजोर करने के पुरजोर तरीके से उठाने और सरकार से तुरंत ही समाधान की अपील की। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो रिक्त पद है उसमें सहायिकाओं को 100% लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं। 50% तो है, लेकिन 20 साल 25 साल काम करने के बावजूद भी उनको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में बैठक रखे हैं। और दूसरा में मिनी कार्यकर्ताओं के संबंध में, जो यहाँ लगभग 1387 मिनी केंद्र है और दोनों का काम करती हैं, कार्यकर्ता सहायिका का। उसका मेन करवाने के लिए हम लोग विशेष सरकार यहाँ सहमति बैठक के लिए लिए हैं और महिला बाल विकास मंत्री से भी मिलने का हम लोग का बात चल रहा है। विनती करेंगे, यदि नहीं होता है तो फिर हम लोग हड़ताल के लिए जरूर उतरेंगे। तो सरकार से तुरंत समाधान की मांग यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही हैं। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंची थी, एक स्वर में अपनी पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को रखा है। उधर बुरहानपुर के शाहपुर में खेत में काम करने गए मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे को लेकर मृतक के परिजनों ने खेत मालिक को जिम्मेदार ठहराया और शव को थाने के बाहर रखकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि खेत में बिजली का तार नीचे गिर गया था, जिसे खेत के मालिक ने खुला पड़ा छोड़ दिया था, जिसके चलते हादसा हुआ है। बुरहानपुर के शाहपुरा में खेत में काम करने गए मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। ये मजदूर वहाँ पे खोड़ फेंकने के लिए गए थे, साफ सफाई के लिए। और ये भी बोला था उन्होंने मजदूर होने के भी वायर टूटी वहाँ पे। तो दस्तकार ने क्या बोला उनको कि उसमें सप्लायर नहीं है, सप्लायर नहीं है बोल दिया, तो काम करने के लिए चले गए। ये तो सप्लायर नहीं है तो बाद में कैसे का सप्लायर? लाइट बंद थी क्या वहाँ पे कितने दिनों से? लाइट सब चालू थी, वो काश्तकारी की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसके पहले लाइट चालू थी कि बंद थी कल परसों? और लाइट बंद थी 15 दिन से। तो जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मौसम तड़वी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, जानना चाहेंगे आपसे कि किसकी लापरवाही इसमें कही जा सकती है? सुमित, बिल्कुल देखिए, ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर जो मजदूर था उसकी करंट लगने से मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने नेशनल हाईवे थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि जो किसान था, उस किसान के खेत का तार टूटा हुआ था और ये सूचना उसने मजदूर को दी थी कि खेत की बिजली बंद है। लेकिन अचानक आज सुबह में जो बिजली का तार गिरा हुआ था उसमें लाइट आ गई और वो मजदूर जो था उसके चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तो परिजनों का आरोप है कि किसान पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि उनकी लापरवाही के कारण एक मजदूर की जान गई है। और नेशनल हाईवे पे चक्का जाम किया था। शाहपुर पुलिस ने सभी लोगों को, आक्रोशित लोगों को हटाकर थाने में बिठाया और उनको समझाइश दी जा रही है और मामलों को शांत कराया जा रहा है। सुमित,
बहुत शुक्रिया आपका मौसम, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात करेंगे सावन के पवित्र सोमवार की। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन के पहले सोमवार पर कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव बाबा के मंदिर का वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान भोलेनाथ को नमन किया और इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, पवित्र सावन मास के प्रथम दिवस पर आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के खजुराहो भोरमदेव मंदिर के बारे में। भोरमदेव बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सावन सोमवार की आज से शुरुआत हो चुकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से इस दौरान हमारी सहयोगी अंजलि शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन धर्म नगरी में हम मौजूद हैं और इस वक्त मैं 10 नंबर गेट के इस मार्ग पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से खचाखच ये मार्ग आपको श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि भक्ति श्रद्धा एक तरफ होती है, लेकिन इस चीज से, इस तरीके के महापर्व से व्यवसाय को भी, छोटे छोटे व्यवसाय को भी क्या कुछ लाभ मिलता है। ये देखिए आप, ये देखिए इस सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी दुकानों को लगाया गया है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पे दुकान में फूल रखे हैं, तमाम वो सामग्री जो अर्पित की जाती है बाबा महाकाल। ये क्या इसमें फायदा पहुँचता है जब सावन का महीना आता है? फायदा होता है ना, भीड़ भाड़ देखो थोड़ा मुनाफा हो जाता है। मतलब इसमें सावन के हमारे सभी लोगों को हाथ रहती है। और हाँ, सामान की देखिए कमी नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि भीड़ बहुत है, खरीदारी जमकर हो रही है। तो जैसे जैसे सावन आता है तो आपकी बिक्री अच्छी खासी होती है? महाकाल बाबा की कृपा है, बहुत अच्छी बिक्री होती है। बाबा के राज में ढेर सारे पल रहे हैं और हमारा भी धंधा अच्छा चलता है यहाँ पर। ये जो मुस्कान आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान नजर आ रही होगी, ये इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ पर जैसे जैसे सावन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। और जब भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे व्यवसाय को भी, सड़कों पे लगे व्यवसाय को भी इससे फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज।